हेलो क्लास, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं वत्सला पांडे अपने ईवीएस के चौथे पेपर राज्य व्यवस्था या जिसे इंग्लिश में हम पॉलिटी कहते हैं वो सब्जेक्ट आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि अपना ये ईवीएस के पहले टॉपिक लेने से पहले हम पहले डिस्कस किए थे कि हमारे इस सब्जेक्ट में ईवीएस में 4 पार्ट्स हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, मतलब इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। 3 हम पूरे कर चुके हैं। आज का हमारा नया सब्जेक्ट है, नया सार है पॉलिटी, जिसे कि हिंदी में हम राज्य व्यवस्था भी कहते हैं। क्लियर? आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान, संविधान आप सब जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः पूरी तरह लागू हुआ, जिसे कि हम अपना रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसे 26 जनवरी को हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे या हमारा गणतंत्र दिवस। ठीक, इस 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के भी नाम से जानते हैं और मनाते हैं। क्लियर? 26 नवंबर 1949, ये सारी डेट्स हम हिस्ट्री में अपने पढ़ चुके हैं। राज्य व्यवस्था से पहले हमने सबसे पहले अपना इतिहास पूरा किया, इसीलिए कि जो चीज़ें इतिहास से आई वही हमारी राज्य व्यवस्था में शामिल हुई। क्लियर? 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगभग ये सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉलिटी के छोटे से साइड में कह दीजिए, पेपर में कह दीजिए, हमने पूरे राज्य व्यवस्था का निचोड़ निकाल के रखा है। तो इसमें कुछ भी हम नहीं कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है या नहीं आ सकता है। ये पूरे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया तथा आत्मार्पित किया गया। आत्मार्पित मतलब आत्मा को अर्पित किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक, 26 जनवरी 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए। जितने भी हमारे उपबंध थे, रूल और लॉस थे, संविधान क्या है? संविधान हमारी एक रूल बुक है, ठीक है, बुक ऑफ रूल्स या बुक ऑफ लॉज है, जिसमें कि सारे नियम कानून लिखे हुए हैं। उसी के अनुसार, उसी को आज माने रखते हुए हम आज की अपनी सारी कार्यवाही, सारा चीज़ें देश चलाते हैं। ठीक है, वो हमारा संविधान है। 26 नवंबर 1949 में ही जो हमारे संविधान में लिखा था वो सारे क्लॉज, जैसे कि नागरिकता हो, ठीक है, नागरिकता को इंग्लिश में सिटीजनशिप, निर्वाचन आप जानते हैं, निर्वाचन का समय चल रहा है, इलेक्शन, अंतरिम संसद, इंटरिम पार्लियामेंट, ठीक है, से जुड़े सारे उपबंध, और इन सारी तीनों चीज़ों से, नागरिकता, निर्वाचन और संसद, इनसे जुड़े जितने भी उपबंध थे, इन्हें हमने 26 जनवरी 1949 को लिया, लागू किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमारा संविधान बनने में कितना टाइम लगा है? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, 2, 11, 18, ठीक, 2 नवंबर 18, मतलब 2 नवंबर 18 डेट नहीं है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 नवंबर 2018 से आप लिंक कीजिएगा कि हमारा संविधान कितने दिनों में बना? 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्लियर? इस डेट से आप कभी भी ऐसे नहीं भूलेंगे। क्लियर? ओके, भारतीय संविधान 26 जनवरी को पूर्णतः लागू हुआ। ओके, ये स्लाइड्स आई थिंक यहाँ से, ओके, यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स आपके रिपीटेड हो गए हैं पिछली स्लाइड्स के। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के समय सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, एस.एन. सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं अपने इतिहास में कि हमारे संविधान का 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई। क्वेश्चन बन गया, संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक कब और कहाँ हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई,
जिसकी अध्यक्षता उस समय के क्या थे, अध्यक्षता अस्थाई, ठीक है, स्थायी नहीं, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, एसएन सिन्हा ने क्या थे, इसके पहली संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्लियर। 11 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को एसएन सिन्हा ने अध्यक्षता की। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो पहला अध्यक्ष कौन थे, अगर पहला अस्थायी पूछा जाए, एसएन सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, और पहले स्थायी सदस्य 11 दिसंबर 46 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के पहले स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष थे। क्लियर। बीएन राव, ठीक है, बीएन राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है, लीगल एडवाइजर है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कह लीजिए। बीएन राव हमारे पहले संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारे पहले संवैधानिक सलाहकार कौन हुए, हमारे पहले संवैधानिक सलाहकार बीएन राव जी हुए। ठीक। नेक्स्ट पुट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप कमेटी क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, हमारे संविधान सभा के पहले प्रारूप कमेटी के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। प्रारूप समिति को ही हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। क्लियर। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, सारे पॉइंट अलग अलग क्वेश्चन हैं। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के पहले संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ही इज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया। क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या निर्माता, प्रोड्यूसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के भी अध्यक्ष थे और इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। क्लियर। संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल। संविधान की उद्देशिका में एक बार 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1946 में किया गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्या कभी भी भारत की संविधान की उद्देशिका में संशोधन हुआ है, हाँ हुआ है कि नहीं, पहला क्वेश्चन। तो इस पॉइंट से क्लियर है कि हाँ, भारत संविधान की उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है, दैट इज वो आपका 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के संविधान में उद्देशिका में पहली बार संशोधन हुआ था। वो संशोधन 42वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, जो कि 1976 में हुआ। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, ये 3 वर्ड कब जोड़े गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 टॉपिक दे देंगे इसमें आपको, धर्मनिरपेक्ष भी दे देंगे और भी दे देंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा कौन से नहीं है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में कौन कौन से नए पॉइंट जोड़े गए, कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए। तो नए 3 शब्द क्या हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये सारे 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, विधायी शक्तियों को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया, तो विधायी शक्तियों को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया। ठीक, ओके।
अंतरिम सरकार में विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी, उसके विधि मंत्री उस समय तत्कालीन विधि मंत्री कौन नियुक्त किए गए? कौन नियुक्त किए गए? जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल भारतीय संविधान की अंतरिम सरकार में विधि के विधि मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम गवर्नमेंट में, एंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन से इनको डिपार्टमेंट दिए गए? होम मिनिस्ट्री, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, गृह मंत्रालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्री। तो अगर पूछा जाए कि हमारी तत्कालीन अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में दो महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले। कौन कौन से? गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक, अंतरिम गवर्नमेंट में अभी बताया जा रहा है कि उस समय जब संविधान का बना, ठीक है, संविधान का निर्माण हुआ, आज़ादी के बाद से एक साथ तो गवर्नमेंट रेगुलर प्रोसेस पे चलने नहीं लगी, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई, अंतरिम सरकार बनाई गई। ये सारे जो जितने भी लोग हैं ये सब क्या थे? इन्हीं लोगों के बीच में सारे मंत्रालयों को बांटा गया। ठीक है, ओके, अंतरिम सरकार में अब्दुल रब नश्तर संचार मंत्री बने। ठीक है, क्या बने? संचार मंत्री कौन थे? अब्दुल रब नश्तर। जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर। ठीक, जगजीवन राम हमारे श्रम मिनिस्टर थे, लेबर मिनिस्टर। बलदेव सिंह डिफेंस, बलदेव सिंह क्या थे? डिफेंस। ठीक है, तो हमारे जो एंटरिम गवर्नमेंट थी अंतरिम सरकार में, अब्दुल रब नश्तर को संचार मंत्रालय, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, ठीक है, बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। ये सारे मंत्री थे, मतलब अब्दुल रब नश्तर संचार मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। क्लियर? वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, मूल अधिकार कितने हैं हमारे? फंडामेंटल राइट्स 6। क्लियर हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल अधिकार, हमें मूल अधिकार प्राप्त हैं? कितने प्राप्त हैं? 6। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 7। क्लियर हो रहा है? मौलिक अधिकार कितने हैं? 7। मूल अधिकार कितने हैं? 6। क्लियर हो रहा है? मूल अधिकार मौलिक अधिकार में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, 44वें, अब 42वें बाद 44वां संशोधन हुआ। 44वें संविधान संशोधन में 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31, ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार होता है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, राइट ऑफ प्रॉपर्टी थी। ये क्या थे? 44वें संविधान संशोधन जब हमारा हुआ 1978 में, इसमें 31 आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, इसी क्या हुआ? हटा दिया गया, सूची से इनको हटा दिया गया। यही पॉइंट बताया जा रहा है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, अब वहां पे कहां था? ये आर्टिकल 31 था। क्लियर? संपत्ति का अधिकार हमारा आर्टिकल 1 में था। अब इसे क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को वहां से हटा के आर्टिकल 300A में, राइट टू प्रॉपर्टी वाला आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31 था, इसे मौलिक अधिकार से हटा के आर्टिकल अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। उस समय वो मौलिक अधिकार में था, मौलिक अधिकार में जो उसकी जगह थी वो आर्टिकल 31 थी, लेकिन इसे मौलिक अधिकार के क्लॉज से, सेक्शन से हटा के इसे कानूनी अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 300A में रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस जगह है, किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। क्लियर? भारतीय संविधान में भाग 1 में क्या है? देखिए, भाग 2 में तो नागरिकता है। नागरिकता को हम कहते हैं सिटीजनशिप। ठीक है,
भारतीय संविधान में भाग 2 में सिटीजनशिप है, नागरिकता है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स स्टेट टेरिटरीज या स्टेट एरियाज, ठीक। भाग 3 में अब देखिए, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A में मूल कर्तव्य, ठीक है। इतने हैं, क्लियर हो रहा है। ये सारे क्वेश्चंस यहीं से इसी तरीके से पूछे जाते हैं। भाग 1 में फिर से रिवाइज कराती हूं, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में हमारे मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A में मूल कर्तव्य। ये सारे हमारे 1, 2, 3, 4 भारत के संविधान के बहुत ही मुख्य भाग हैं और मुख्य अंग हैं, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय नागरिकता, भारत सरकार जो है, हमारा संविधान हमें कैसी नागरिकता देता है, डुअल की सिंगल, हमें सिंगल क्षेत्र, सिंगल सिटीजनशिप की स्वतंत्रता या आज़ादी है कि डुअल की। तो ये चीज़ अमेरिका वगैरह में क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन हमारे भारत में, हमारा भारतीय संविधान हमें एकहरी मतलब सिंगल सिटीजनशिप, क्लियर, एकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। हमारे भारतीय संविधान में हमें सिंगल सिटीजनशिप, ठीक, एकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। मतलब कि हमारे संविधान में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको सिंगल सिटीजनशिप की परमिशन देता है, यही हमारे लिए व्यवस्था है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब देखिए बढ़ता जा रहा है, मूल कर्तव्य हो गए यहाँ पे। पहले फिर से वापस आ जाइए, कितने कितने क्या है ये देखिए। हमारे मूल अधिकार कितने हैं, फिर से अब एक साथ सबको रिलेट करके पढ़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। मूल अधिकार कितने हैं, 6, ठीक है। मौलिक अधिकार 7, मूल अधिकार 6, मौलिक अधिकार 7, और यहां पे बात आ गई हमारे कर्तव्य की, मूल कर्तव्यों की। मूल कर्तव्य क्या था, भाग 4A। मूल कर्तव्य कितने, 11, क्लियर हो रहे हैं। मूल कर्तव्य 11 हुए हमारे। ओके, नेक्स्ट, मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की जो व्यवस्था हमें दी गई है, क्या वह न्यायालय में बाध्यकारी है, मतलब क्या कोर्ट उसके लिए बाउंडेबल है? तो नहीं, हमारे मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन इससे पूछता है बाध्यकारी है या नहीं न्यायालय, तो आप कहेंगे नहीं, हमारे मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा, न्यायालय मतलब न्यायालय कोर्ट, ओके, न्यायालय द्वारा क्या है, बाध्यकारी नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, न्यायालय जो है ना, ओके, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति। अब देखिए, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति कभी कभी मिलान करने में मैच द फॉलोइंग में आ जाती है कि इस समिति की क्या अनुशंसा थी, इनकी क्या रिपोर्ट्स थी, किस चीज के लिए समिति का गठन हुआ। तो डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो इन्हीं की वो थी, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य, पहले मूल कर्तव्य जो हमारा मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे ही 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, इसीलिए 4A बना के जोड़ा गया, क्योंकि 1, 2, 3, 4 तो सब बन गए थे सेक्शंस, सारे आर्टिकल्स के पार्ट्स बन गए थे, लेकिन किसी नए को अगर जगह देनी है तो इसीलिए वहां पे सब सेक्शन आर्टिकल 4 था तो आर्टिकल 4 का A लगा दिया गया। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। ठीक है, पार्ट कौन सा है, ये पार्ट 4A है और सेक्शन 51 का या 51A, टोटल 11 होते हैं, तो A B C D E F G H I J, टोटल ये A to J है, क्योंकि 11 हमारे टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। क्लियर, नेक्स्ट,
प्रेस तथा समाचार पत्र को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। ओके, सब हम जानते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है, चौथा, फोर्थ पिलर कौन सा है, हमारा प्रेस एंड न्यूज़पेपर। जर्नलिज्म हमारा जो मास मीडिया है, ठीक है, मास मीडिया जो हमारा है ये हमारा डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ठीक है। ओके, भारतीय संसद, ये क्वेश्चन कुछ नहीं तो 1000 बार पूछा गया है। भारतीय संसद क्या है? तो लोग कहेंगे लोकसभा, राज्यसभा, ये वो। भारतीय संसद में यही तीनों चीज पूछते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा एंड लोकसभा। आप सिर्फ राज्यसभा या लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस करके संसद की व्याख्या कभी नहीं कर सकते। हमारे संसद के 3 मुख्य अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा एंड लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम अभी तक में 50 सालों में 1000 क्वेश्चन, 1000 से ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और गलत मत कीजिएगा कि संसद इज इक्वल टू प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। क्लियर? राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन या अपर हाउस, ठीक। लोकसभा को लोअर हाउस। संघीय कार्यपालिका, ठीक है, संघीय मतलब यूनियन लेजिस्लेचर की शक्तियां किसमें है? राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में। संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका मतलब यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन जो हमारा सिस्टम है उसकी सारी शक्तियां, सारी पावर, एक तरीके से कहिए कि नॉमिनल पावर, नामित, ठीक है, काम सारे हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन संघीय कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। क्लियर? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ही इज द हेड ऑफ ऑल द 3 आर्मीज, ऑल द 3 फोर्सेस। सॉरी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस। कौन कौन सी हमारी 3 आर्मी है, फोर्सेस हैं, सॉरी, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति हमारे भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, इनके फर्स्ट पर्सन मान लीजिए, फर्स्ट मैन कह दीजिए, और राष्ट्रपति की वाइफ को फर्स्ट लेडी, ठीक है। ओके, सिंपल क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सब आप जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हीं को पहली संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही संविधान सभा का पहले स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्लियर? ओके, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, अभी तक की एक ही महिला राष्ट्रपति बनी है, श्री प्रतिभा देवी पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल भारत की अभी तक की एकमात्र महिला राष्ट्रपति बनी हैं। ओके, राष्ट्रपति के पद के लिए क्या चाहिए? राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु आवश्यक है। मतलब अगर आप राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं तो आपकी एज कम से कम मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। यू शुड कंप्लीट द एज ऑफ 35। आपको 35 साल या उससे ज्यादा की आपको उम्र होनी चाहिए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस मतलब सुप्रीम कोर्ट के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा पद की एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि अगर हमने ये कहा है, ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है, कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र तो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन जो राष्ट्रपति को ज्वाइन करने से पहले, निर्वाचित होने के पहले शपथ कौन दिलाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति कभी अगर अपना त्यागपत्र देता है तो वो उपराष्ट्रपति को देता है, ना कि चीफ जस्टिस को देता है। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट्स थोड़े से एक दूसरे से मिलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? ओके, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है।
अब ये आ गया है कि किसी कारण मान लीजिए किसी ने राष्ट्रपति ने कोई फ्रॉड किया है तो क्या उसे कोई निकाल सकता है, क्योंकि वो हर चीज़ का तो हेड है, हमारे भारत का भी प्रथम व्यक्ति है, प्रथम मनुष्य है, व्यक्ति है, ठीक है, प्लस तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, वो हमारे नामित वो हैं, सब संघीय कार्यपालिका के हेड हैं, तो इनको कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी संविधान में क्लॉज है कि शक्ति से बड़ी, कानून से बड़ी, नियम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। इसीलिए अगर राष्ट्रपति ने कभी कोई गलत काम किया है, कोई फ्रॉड किया है, कोई भी कुछ गलत किया है, तो उसको भी दोनों सदनों द्वारा, दोनों सदन मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों सदनों द्वारा महाभियोग, इम्पीचमेंट, इसे इंग्लिश में कहते हैं महाभियोग, लगा के उसके पद से हटाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति को भी गलती करने पे सजा मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, उसे भी महाभियोग लगा के, दोनों सदनों से महाभियोग लगा के निकाला जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों में, दोनों मतलब लोकसभा राज्यसभा, किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ये नहीं कि दोनों का ही लगा हुआ माना जाएगा, दोनों में से किसी एक का भी माना जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में महाभियोग लगाया हो, महाभियोग, या तो राज्यसभा में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के अतिक्रमण, ठीक है, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। छोटी मोटी चीजों के लिए, हर बात के लिए महाभियोग नहीं लग सकता, लेकिन अगर संविधान में कोई अतिक्रमण किया गया है, मतलब डिस्टर्बेंस, छेड़छाड़, अगर हमारे संविधान के रूल्स में, लॉज में कोई अतिक्रमण किया गया है, छेड़छाड़ की गई है, तभी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया दोनों सदनों के द्वारा या दोनों में से किसी भी एक सदन के द्वारा लगाई जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? प्रधानमंत्री की तरह नॉर्मल वोटिंग करके नहीं किया जाता है कि एमपी का इलेक्शन हो, एमएलए का इलेक्शन हो। राष्ट्रपति के चुनाव का सिस्टम एकदम अलग है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंडर किया जाता है। इसे क्या करते हैं? एकल संक्रमणीय पद द्वारा, ठीक है, एकल संक्रमणीय पद मत पद्धति द्वारा किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा नहीं है कि एमपी इलेक्शन, एमपी एमएलए का जैसे इलेक्शन होता है लोकसभा राज्यसभा का, ऐसे किया जाए। राज्यसभा में तो हमेशा नॉमिनेटेड मेंबर्स जाते हैं। क्लियर? लोकसभा का इलेक्शन आप जानते हैं कैसे किया जाता है, सब लोग एमपी चुनते हैं, उनमें से जिनकी मेजोरिटी रहती है वो गवर्नमेंट बनाता है। लेकिन राष्ट्रपति कैसे चुना जाते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। क्लियर? चलिए, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के द्वारा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सभा, ठीक है। अब इनके राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट तो पड़ेंगे, लेकिन वोट डायरेक्टली पीपल्स की, जनता के नहीं पड़ते। किसके किसके? मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। मतलब ये हो गए एमपी, एमएलएस, ठीक, और राज्यसभा वाले। ये हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करते हैं? हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जितने मंत्री रहेंगे, जितने लोग रहेंगे, तो सदस्य रहेंगे, तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्य विधानसभा, ठीक है, ये सारे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का हक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा। अब मान लीजिए छोटे मोटे इलेक्शन होते हैं, यहाँ चीटिंग हो रही है, यहाँ हो रही है, एमपी में हो रही है, विधायक में हो रही है, सब चीजें होती हैं। इसी तरह कभी कभी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं राष्ट्रपति के भी इलेक्शन में। तो जो अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन में किसी द्वारा कोई भी अगर विवाद आ रहा है, तो उसके विवाद कौन सुलझाएगा? वो सारे विवादों का निपटारा करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, डिस्प्यूट्स रहते हैं, वो सारा सॉल्व हमारा सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय करता है। ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे? डॉक्टर राधाकृष्णन। इन्हीं के लिए हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को, याद है टीचर्स डे। इन्हीं का सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यही पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे। वेंकैया नायडू, ठीक है, अब इस समय से रिलेट कीजिए,
तो इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के हमको। और इस समय के उपराष्ट्रपति कौन है, ये तो नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। वेंकैया नायडू इस समय तत्कालीन भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, वाइसे वर्षा चलता है यहाँ पे। वाइसे वर्षा मतलब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, ठीक। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है, ठीक। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सदन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में थोड़ा चेंज हो गया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनका कैसे निर्वाचन होता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा, मतलब राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के जो मेंबर रहते हैं, सदस्य रहते हैं, उनके वोटों के द्वारा, उनके वोटों के अनुसार हमारे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा सी अलग हो गया। वहां पे लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर प्लस राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी उनके भी वोट माने शामिल किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हो गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को एक पावर और मिलती है। जैसे राष्ट्रपति तो हमारा फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया हो गया, तीनों फोर्सेस का हेड हो गया, तो यहाँ पे एक स्पेशल पावर दिया गया है, पोस्ट दिया गया है उपराष्ट्रपति। आप सब जानते हैं हमारे जो लोकसभा है उसके हेड कौन, उसको कौन संचालित करता है, उसके हेड कौन माने जाते हैं, स्पीकर, ठीक है। तो वो स्पीकर होते हैं। हमारे उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति। राज्यसभा उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहते हैं। तो राष्ट्रपति जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इनको 2 पोस्ट का पावर मिलता है। एक एज अ उपराष्ट्रपति, ही एक्ट एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहते हैं, साथ में राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान अनुच्छेद 352, इमरजेंसी, क्लॉज ऑफ इमरजेंसी, ठीक। संविधान के अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, ठीक। (356) राज्यों में राष्ट्रपति शासन, तो क्योंकि प्रेसिडेंट रूल जिसे कहते हैं, ठीक। 356 क्या हो गया, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। और 360 फाइनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक। तो हमारे भारत के संविधान में 3 तरीके की इमरजेंसी दी गई हुई है, ठीक है। 3 तरीके के अनुच्छेद में आपातकाल दिए गए हैं। 352 में हमारी दी गई है राष्ट्रीय इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जिसे कहते हैं। 356 में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसे कि कहते हैं वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 352, 56 और 60 ये तीनों क्या हैं, आपातकाल की स्थितियां हैं। 352 में हमारे राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति 352 में 352 क्या था हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के तहत युद्ध, लड़ाई के समय बाहर आक्रमण, मतलब बाहर के देश ने आक्रमण कर दिया, या सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र मतलब शस्त्रों के साथ, सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय में ये राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल किस सेक्शन में है, 352 में, सॉरी किस अनुच्छेद में है, 352 में। राष्ट्रीय आपात के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के परामर्श के द्वारा ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। अब 356 क्या था, राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पे, आप देखे होंगे इलेक्शन के टाइम में बहुत सी जगह पे अब तो जैसे नियम रूटीन में आ गया है
कि जहां भी अगर किसी स्टेट के राज्य मंत्रालय हैं, वहां के मुख्यमंत्री है, गवर्नमेंट नहीं चला पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो गवर्नमेंट अगर गिर जाती है, सरकार को गिरा दिया जाता है और तुरंत कोई गवर्नमेंट नहीं फॉर्म होती है, तो इन दोनों के बीच में पहली जो स्थायी गवर्नमेंट थी या जो पहली की गवर्नमेंट थी उसकी सरकार गिर गई और दूसरी नहीं बनी, दोनों के बीच के समय का क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा देता है। प्रेसिडेंट फिर उस जगह पे उस राज्य में प्रेसिडेंट का रूल चलता है। क्लियर? ओके। 360 राष्ट्रपति 360 के तहत मतलब हमारा वित्तीय आपातकाल, वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है। कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई तो मंत्रिमंडल की सलाह के बाद वहां पे उस जगह पे फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक भारत में कभी भी देखिए राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, राष्ट्रपति शासन लगता रहता है, लग चुका भी है, लगता रहता भी है, लेकिन अभी तक भारत में अनुच्छेद 360 की स्थिति कभी नहीं आई। मतलब कि अभी तक हमारे भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा या कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई, जो कि अभी 2000 जब हमारी नोटबंदी के समय में ऐसा लग रहा था कि कहीं वो समस्या कंडीशन ना हो जाए, लेकिन नहीं, अभी तक यही कहा गया है कि भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। क्लियर? ओके। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी पहली ऐसे भारत के राष्ट्रपति थे जिन्हों की निर्विरोध, ठीक है, इनके साथ इलेक्शन में और कोई खड़ा नहीं हुआ, इन्होंने क्या किया, निर्विरोध अपना इलेक्शन जीता। तो ये ऐसे भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने, और अभी तक एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रह चुके हैं जो कि अभी तक निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक है, इनके विरोध में, इनके अगेंस्ट में और कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई। क्वेश्चन बन गया, एक तो कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए। कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई, तो वीवी गिरी के समय हमारे राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा मतगणना की गई। ठीक है, दोबारा इनका वोटिंग हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। यही भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे और दूसरे राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। डॉक्टर राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, ये सीक्वेंस चलता जा रहा था कि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, दूसरे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन। उसके बाद एक बार राष्ट्रपति भी रहे। राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे हमारे जो राष्ट्रपति रहे, नंबर में तीसरे और पर्सनैलिटी में दूसरे, वो डॉक्टर राधाकृष्णन ही रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट मैन। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो अराजनीतिज्ञ थे। ठीक है, नॉन पॉलिटिकल पर्सन। ये ऐसे व्यक्ति थे जो पॉलिटिक्स में नहीं थे, ठीक है, और राजनीति से अलग थे। आज राजनीतिक के आदमी पहला ऐसा व्यक्ति था जो कि अराजनीतिज्ञ होने के बाद भी भारत के राष्ट्रपति बने। ही वॉज अ ग्रेट मैन एंड अ ग्रेट साइंटिस्ट, आप सब जानते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा एक स्थायी सदन होते हैं, इसे कभी भी बंद नहीं किया जा सकता, भंग नहीं कर सकते, इसे परमानेंट हाउस कहते हैं। ठीक है, लोकसभा में अगर आपकी मेजॉरिटी पूरी नहीं हुई है, गणना पूरी नहीं हुई है, तो क्या होगा, लोकसभा भंग की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, ये स्थायी सदन है, इसकी कभी भी राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ओके, राज्यसभा में 1/3 सदस्य, ठीक है, 1/3 जितने मेंबर हैं उसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, लोकसभा में हर 5 साल पे वोट इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, लोग जीतते हैं, एमपी बनते हैं, वो आके लोकसभा में बैठ के सरकार चलाते हैं, मंत्रिमंडल का भाग बनते हैं। लेकिन राज्यसभा ठीक उससे उल्टी है, राज्यसभा में कोई ऐसे इलेक्शन नहीं होते। राज्यसभा में ये एक परमानेंट सदन है, स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा में 1/3 सदस्य जितने मेंबर हैं उनके 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्लियर, कितना इनका टेन्योर होता है, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सो क्लास अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में आगे के पॉइंट्स को लेंगे। थैंक यू।